जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो के जो टॉपिक हैं वो सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, इसी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक जो हैं आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपडेट देखेंगे अप्रैल 2026 की पेंशन की। क्या अप्रैल 2026 की पेंशन जो है बढ़े हुए महंगाई भत्तों के साथ आएगी या पुराने महंगाई भत्ते के साथ ही आएगी? इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो से मिलेगा। इसके साथ साथ बात होगी हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को लेकर, जैसे 8वें वेतन आयोग में वो कौन से मुद्दे हैं जो सीधे सीधे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन पर असर डालेंगे, तो इसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एडिशनल पेंशन को लेकर। देखिए, एडिशनल पेंशन के फायदे, नफा, नुकसान के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको एडिशनल पेंशन के बारे में जो 2-3 बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात होगी एडिशनल पेंशन को लेकर। जिन्होंने भी एडिशनल पेंशन को लेकर कार्रवाई की है लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिल रही है, दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ कमेंट्स भी मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ वो पसंद आ रही है, यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि हर एक पेंशनर्स और कर्मचारी तक हमारी इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अप्रैल महीने की पेंशन के साथ। लो जी, हो गया कंफर्म कि अप्रैल 2026 की पेंशन जो है वो पुराने महंगाई भत्तों के साथ ही आएगी। 60% के हिसाब से इसमें महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा। और इसकी अगर रीजन की बात करूं तो अभी तक, यानी कि अप्रैल महीना जो है आधा बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जो है बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की है। यानी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, इसको अभी तक केंद्र सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। और यही वजह है कि अप्रैल की हमारी जो पेंशन है वो पुरानी ही दर से आएगी, यानी वही पेंशन आएगी जो मार्च या फरवरी में आएगी। और इस बात को आज के इस वीडियो में मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, जैसे मार्च में हुआ था कि देखिए, मार्च में 15-17 तारीख के बाद सोशल मीडिया में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे जिसमें ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि मार्च महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी। पर क्योंकि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की थी, इसलिए हमें वही पेंशन मिली जो हमें फरवरी में मिली थी, यानी 58% डीआर के साथ ही हमारी पेंशन आई थी। तो अप्रैल महीने में भी अभी आधा अप्रैल महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अनाउंस नहीं किया है 2% की बढ़ोतरी का। और यही वजह है कि अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो 58% डीआर के साथ ही आएगी। तो इस बात को लेकर कम से कम जो इस वीडियो को, जो इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये बात हमने क्लियर कर दी। साथ ही में हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो केंद्र सरकार ने घोषणा नहीं की है महंगाई भत्तों की, इसको लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो देखिए, 16 तारीख को कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिसकी जानकारी मिल रही है। यानी अब कर्मचारी संगठनों के साथ साथ कर्मचारी जो हैं या पेंशनर जो हैं, इनमें भी कहीं कहीं निराशा देखने के लिए मिल रही है। लगातार केंद्र सरकार के सामने, माननीय वित्त मंत्री जी के सामने लेटर्स के माध्यम से भी यह मांग पहुंचाई जा रही है कि जल्दी से महंगाई भत्तों को अनाउंस कर दीजिए। 2% की जो बढ़ोतरी हुई है इसकी घोषणा जल्दी से कर दीजिए। अगर केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान देते हुए अगर अभी भी अनाउंस कर देती है 2% की बढ़ोतरी, फिर भी काफी लेट हो चुका है। अप्रैल महीने में तो ये बढ़ोतरी हमें पेंशन या सैलरी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, आने वाले दिनों में यानी मई में हमें 4 महीनों का एरियर मिलेगा और इसके साथ साथ मई महीने की जो पेंशन है वो हमारी बढ़ी हुई आ सकती है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारी दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8 सीपीसी में पेंशनर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे फायदे हैं जो 8वें वेतन आयोग के तहत हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन पर सीधे असर डालेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा फिक्स मेडिकल अलाउंस का।
देखिए एफएमए को 1,000 से सीधा 5,000 बढ़ाने करने की मांग की गई है यहाँ पर। हालांकि केंद्र सरकार अगर 5,000 पर नहीं भी मानती तो कम से कम उनको 3,000 रुपए जो है एफएमए तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने कार्ड मेडिकल कार्ड वगैरह नहीं बनाए हैं उनकी पेंशन में सीधे सीधे 2,000 रुपए की बढ़ोतरी तो होगी ही, क्योंकि 1,000 अभी मिल रहे हैं, अगर 3,000 पर केंद्र सरकार मानती है तो 2,000 रुपए अतिरिक्त जो है उनकी पेंशन में जुड़ कर आएंगे। ये पहला फायदा जो सभी को मिलेगा। इसके साथ दूसरा मुद्दा है कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ। अगर केंद्र सरकार कम्यूटेशन पीरियड को कम करने के लिए मान जाती है, 15 साल के बजाय 11 या 12 साल भी कर देती है, तो आने वाले दिनों में यानी 8वें वेतन आयोग के तहत जो रिटायर होकर आएंगे उन सभी पेंशनर्स के लाखों रुपए बचेंगे। हालांकि जिनका कम्यूटेशन कट रहा है ऐसे पेंशनर्स को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन भविष्य में जो पेंशनर्स आएंगे उनको बेनिफिट जरूर से मिलेगा। और इसी के साथ तीसरा फायदा एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ। ये मुद्दे सारे जो हैं ये हम अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहे हैं, ये उस मेमोरेंडम में शामिल है जो मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सौंपे जा रहे हैं। और ऐसे एक मेमोरेंडम नहीं है, सैकड़ों मेमोरेंडम है। हर एक छोटा बड़ा कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स का एसोसिएशन जो है वो कमेटी के सामने अपनी मांग रख रहा है। और अब जब 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल आगे बढ़ चुका है, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी दौरे होने वाले हैं, ऐसे में हम उन सभी जो एसोसिएशंस हैं, जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं हमारे वेलफेयर को लेकर, उसके बारे में जरूर से बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की, क्योंकि एडिशनल पेंशन का भी जो मुद्दा है वो भी शामिल है इसमें। कई सारे एसोसिएशंस की अगर बात करूं या इससे पहले भी केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी जा चुकी है कि एडिशनल पेंशन जो है 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू करिए। आज के खान पान की वजह से, जीवन शैली की वजह से बहुत कम ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो 80 साल की एज को कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसे में उनको एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। तो इस वजह से एडिशनल पेंशन जो है 65 साल से शुरू करिए, ताकि जो पेंशनर्स हैं इनको अगर महंगाई, दवाइयों की वजह से अगर कोई परेशानी आ रही है, दवाइयों पर जो खर्चे हो रहे हैं उनमें उनको राहत मिल सके। तो देखिए अगर ऐसा हो जाता है, अब मैं यहाँ पर बात भी करना चाहूंगी, हमारे देश के कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एडिशनल पेंशन को लेकर शायद काम भी किया है। मुझे कल एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एडिशनल पेंशन जल्दी दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार को भी उसके तहत जो है ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च वगैरह किया, तो मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है कि कौन कौन से राज्य एडिशनल पेंशन जल्दी दे रहे हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, मैं उस कमेंट्स को अपने वीडियो में शामिल करूंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जहां एडिशनल पेंशन को लेकर चर्चा या इसकी कुछ जानकारी जो है वो मिल रही है। आने वाले दिनों में डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि केंद्र सरकार भी जो हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स है इनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कम्यूटेशन पीरियड को जल्दी से शुरू कर देगी। और एक खास बात, एडिशनल पेंशन को लेकर जो पेंशनर्स हमारे या फैमिली पेंशनर्स परेशान होते हैं, यहाँ पर मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, देखिए जो बैंक से भी जिनकी पेंशन आ रही है, ऐसे हमारे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी कंप्लेन आती है कि मैम सीधे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागों के जो पेंशनर्स है वो कहते हैं कि हमारी पेंशन बैंक से आ रही है लेकिन एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हो रही है। अगर इसके रीजन की बात करूं तो देखिए, बैंक के पास अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होने में दिक्कत आ सकती है। यही बात हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स है, इनको भी लागू होती है। तो बैंक से एक बार विजिट करिए, बात करिए और ये सारी कार्रवाई करा दीजिए ताकि आपकी एडिशनल पेंशन टाइम से शुरू हो जाए। इसके साथ साथ एक और सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या एडिशनल पेंशन जो है इस पर डीआर भी लगता है। तो देखिए एडिशनल पेंशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 80 साल कंप्लीट होने पे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और 100 साल होने पर पूरी 100% जो है एडिशनल पेंशन मिलती है। तो ये प्रतिशत उनकी जो पेंशन होती है उसी के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो एडिशनल पेंशन पर भी अलग से डीआर मिलता है। अगर आपकी एडिशनल पेंशन 20% आपको मिल रही है तो उस पर डीआर भी जुड़ेगा उस 20% के हिसाब से। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि हम पेंशन स्लिप डाउनलोड करें। अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो बैंक से पेंशन स्लिप मांगे। अब कोई भी बैंक आपको पेंशन स्लिप देने के लिए मना नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने बकायदा सभी सीपीपीसी को ये आदेश दिए हैं कि हर एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन स्लिप दीजिए। तो अगर आपका बैंक आपको पेंशन स्लिप नहीं दे रहा तो केंद्र सरकार का उस आदेश का हवाला देकर आप बैंक से पेंशन स्लिप मांग सकते हैं। और अगर बैंक की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है, बदतमीजी हो रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है,
तो आप उस बैंक की कंप्लेन आरबीआई से कर सकते हैं, तब जाके आपकी समस्या जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए, ये थी जानकारी एडिशनल पेंशन को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट है, यहाँ एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि महोदया, केंद्र सरकार को 65 वर्ष की आयु के बाद 5% अतिरिक्त पेंशन देनी चाहिए। अधिकतर राज्य अपने पेंशन भोगियों को 65 वर्ष की आयु के बाद स्वतः ये पेंशन जो है वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? देखिए, अभी बहुत सारे हमारे कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को शिकायतें हैं कुछ सरकार से, और यही वजह है कि देखिए 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर जो ये पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं, उन सवालों के भी जवाब दे रहे हैं जो कमेटी उनसे जानना चाहती है। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चनर का जवाब वगैरह नहीं दिया तो वो जरूर से दीजिए। आप संपर्क भी कर सकते हैं, जब आपके राज्यों में कमेटी आती है तो उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए, प्रयास सभी को करना चाहिए। जो संगठन है वो तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी अपने तरीके से प्रयास करने चाहिए। जो ये मांग है, जो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार शेयर करते हैं, ये 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाइए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, आपके अकॉर्डिंग कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? देखिए सर, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि फिटमेंट फैक्टर जो है, जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो 1.92 या ज्यादा से ज्यादा अगर केंद्र सरकार उदारता दिखाती भी है तो 2% जो है, इतना ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। देखिए, अभी जो ये मेमोरेंडम तैयार किया गया है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से, जहां पर एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा हमें देखने के लिए मिला है, लेकिन ये सिर्फ मांग है। और ये शिवगोपाल मिश्रा जी को भी पता है कि जो मांग 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी गई है, अब जो कमेटी है वो इस फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होगी या नहीं, ये अलग बात है। अगर जितने भी फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होती है, वो जब सिफारिश बनकर केंद्र सरकार के सामने जाएगा, तब उसको जो है कैबिनेट की अप्रूवल मिलेगा या नहीं, ये एक और अलग बात हो जाती है। तो अभी सिर्फ ये मांग पत्र तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा, हमें पता चलेगा। लेकिन महंगाई भत्तों के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखें तो 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर जो है हमें मिलेगा 8वें वेतन आयोग में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है, देखिए हमारे डिफेंस की ही एक बिटिया है, उन्होंने ये कमेंट किया है। ये लिख रही हैं कि मम्मी एक्सपायर हो गए हैं अभी 20 मार्च को, और पापा जो है वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे 1985 में। हम 2 बहनें हैं और मम्मी के साथ ही रहती थी। बड़ी सिस्टर जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, और जिन्होंने ये कमेंट किया है वो विडो है। तो क्या हम दोनों को फैमिली पेंशन मिल सकती है या सिर्फ बहन को? और ईसीएचएस कार्ड के बारे में भी बता दीजिएगा। इन्होंने दूसरा कमेंट किया है कि जिला सैनिक बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि जो नाम पीपीओ में होता है वही चाहिए, पर लड़की की शादी के बाद जो सरनेम भी वो थोड़ा बदल वगैरह जाता है, तो उसके लिए क्या करें? ये वीडियो है। साथ में देखिए, इन्होंने एक शिकायत भी की थी कि आपने मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, तो मैं कमेंट्स का जवाब बाद में दूंगी। पहले मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सभी पेंशनर्स से, चाहे वो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं, जब आप आपकी पेंशन संबंधित कोई समस्या या अगर कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो लेटेस्ट वीडियो में ही करिए। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखकर अगर उसमें कमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स हमारे सामने नहीं आएंगे, और फिर कई बार पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ये लगता है कि मुझे उनके सवालों का जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, लेटेस्ट जो वीडियो है उसी पर कमेंट करिए, ताकि मैं आपके सवाल जो है उसको शामिल कर पाऊं अपने वीडियोस में और उसके जवाब भी दे पाऊं। चलिए, अब मैं एक एक करके इनके जवाब दे देती हूँ। ये जो लिख रही है कि वीडियो पेंशन का, तो दोनों पेंशन जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन अब देखिए जिला सैनिक बोर्ड से आप संपर्क करिए, वही आपको इसके लिए सही तरीके से गाइड कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पीपीओ में नाम वगैरह जो है उसके अभी आप प्रॉब्लम आप बता रही हैं, वीडियो है तो उसका जो है एक सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, या जो भी इसके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कराना होता है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको जिला सैनिक बोर्ड वाले ही सही से बता पाएंगे। लेकिन अगर वहां से भी सारी कार्रवाई करके आपकी पेंशन ये लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, तब आप जो है सीपी ग्राम की मदद ले सकते हैं। पर इन्होंने नंबर वगैरह भी मांगे थे, मैं नंबर भी दे देती हूँ, आप मुझसे संपर्क करिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट साइड में कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी जरूर से मदद कर दूंगी। मैं अपने नंबर बोल देती हूँ, 9157075843 ये नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करिए, डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको गाइड जरूर से करूंगी। तो चलिए, आज के वीडियो में यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।